हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नई यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट थ्री का फर्स्ट लेक्चर है और यूनिट थ्री में टॉपिक्स हैं एल्कीन, साइक्लोएल्कीन, डाइईन, एल्काइन, एल्कीन और साइक्लोएल्कीन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक एल्कीन। एल्कीन पढ़ते समय क्या होता है? एल्कीन का कोई भी एग्जाम्पल ले तो जैसे कि C2H6 हो सकता है। क्या होगा? CH, ये क्या हो गया? एल्कीन। नाम क्या होगा इसका? एथेन, तो इसका नाम है एथेन। ये तो हो गई कोई एल्कीन। क्या ये? एल्कीन। अब इसी एल्कीन से बना हुआ है एक टर्म एल्किल समूह। एल्किल समूह क्या होता है? जब किसी एल्कीन में से कोई एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दिया जाता है या फिर एक बंध मुक्त हो जाता है तो इस प्रकार जो प्रजाति बनती है उसे क्या कहते हैं? एल्किल समूह कहा जाता है। जैसे अगर मैंने क्या किया, इस एथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया तो इसका बंध कैसा बच गया? मुक्त बच गया। तो इस मुक्त बंध युक्त प्रजाति को कहते हैं एल्किल समूह। जैसे क्या देखेंगे? C2H5, यहां था C2H6, इसका नाम क्या था? एल्केन, लेकिन इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या था? एथेन, और इसका नाम क्या होगा? एथिल। ओके। तो जब हम एक हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन कर देते हैं तो उसमें से जो एक मुक्त बंध युक्त प्रजाति बचती है उसे हम क्या कहते हैं? एल्किल समूह कहा जाता है। जैसे इसके अलावा एक और एग्जांपल लें, जैसे CH4, ये क्या हो जाएगा? मेथेन। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन का निष्कासन कर दे तो एक बंध मुक्त बचेगा जिससे कोई अन्य समूह जुड़ सकता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल। तो इस प्रकार इल लगा हुआ है तो क्या होंगे? एल्किल समूह, और एन होंगे तो क्या होंगे? एल्कीन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, जैसे एक एग्जांपल है CH3, CH2, CH3, और मैंने ये ले लिया CH3। इसमें कितने एक से अधिक प्रकार के कार्बन हैं या फिर एक से अधिक प्रकार के एल्केन हैं? ये क्या हो गया? मेथेन, ये मेथिल। लेकिन अब मुझे क्या करना है? इनमें से एक बंध मुक्त करना है। ठीक है। तो इसमें से भी हो सकता है, 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 इसमें। यदि एक से अधिक प्रकार के कार्बन उपस्थित हैं तो उनमें से एक से अधिक प्रकार के एल्किल प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे अगर मैं इस कार्बन से निष्कासन करूं, पहले इससे करते हैं फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा? ये बंध मुक्त, तो एक प्रकार का एल्किल ये हो गया। इसके बाद अगर अब मैं इस कार्बन से मुक्त कर दूं तो ये CH2, ये CH2, ये बंध मुक्त, CH2, CH3, तो ये इससे भिन्न प्रकार की एल्किल हो गई। इसके बाद मैंने इस पे से निष्कासन कर दिया, ठीक है। तो अगर एक से अधिक प्रकार के कार्बन उपस्थित होते हैं तो उनमें से हम एक से अधिक प्रकार के एल्किल समूह प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? हाइड्रोजन परमाणु का निष्कासन करके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एल्केनों में कार्बन परमाणु का वर्गीकरण। एल्केनों में एक कार्बन परमाणु अन्य कितने कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ है, इस आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन से? फर्स्ट है 1 डिग्री, दूसरा 2 डिग्री, तीसरा 3 डिग्री। पहले इनको देखते हैं। अगर कोई कार्बन परमाणु अन्य केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो ये किस प्रकार का हो गया? किस प्रकार का है?
1 डिग्री। CH3 2 डिग्री देखें तो CH3 CH CH3 1 2 3 4, ये कौन से प्रकार का हो गया 2 डिग्री। और CH3 CH CH3 ये हो गया 3 डिग्री। इसके अलावा जैसे हम 4 डिग्री या चतुष्क बोल दें तो क्या आ जाएगा, एक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है तो उसे 4 डिग्री कार्बन परमाणु कहा जाता है। इस आधार पर 4 प्रकार के कार्बन परमाणु होते हैं, 1 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ कार्बन परमाणु। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एल्कीन की संश्लेषण विधियां। एल्कीन की संश्लेषण की विधियां। सबसे पहली है विधि वुड्स अभिक्रिया। इस वुड्स अभिक्रिया में हम निम्नतर एल्किल हैलाइडों से, कैसे, निम्नतर एल्किल हैलाइडों से, निम्नतर एल्किल हैलाइडों से उच्चतर एल्कीन प्राप्त करते हैं और इसमें माध्यम रखा जाता है शुष्क ईथरीय, या फिर माध्यम कैसा होता है, ईथरीय माध्यम रखा जाता है। ईथरीय माध्यम तो अभिक्रिया देखें, जैसे 2RX प्लस क्या करेंगे 2Na लेंगे, माध्यम कैसा है ईथर, तो क्या होगा उच्चतर एल्कीन बनते हैं। तो क्या होगा, ये 2Na 2X को लेके क्या चला जाएगा 2NaX, क्या बचे RR बचे, R और R आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बना लेंगे एल्केन। इसमें इस एल्किल हैलाइड में ऐसे हमने 2 एल्किल हैलाइड यूज किए हैं। इस एल्किल हैलाइड में कितने कार्बन है, कितने कार्बन, एक, ठीक है, एक एल्किल समूह है, जबकि इसमें देखें तो कितने 2 एल्किल। तो निम्नतर से हमें कैसे मिले, उच्चतर एल्केन मिले हैं। हमें निम्नतर से उच्चतर एल्केन प्राप्त करने के लिए कौन सी अभिक्रिया यूज करते हैं, वुड्स अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इसकी क्रियाविधि, कैसे क्रियाविधि से संपन्न होती है। तो क्रियाविधि लिखती हूं मैं, इसके बाद स्टार्ट करते हैं इसकी क्रियाविधि। वुड्स अभिक्रिया 2 प्रकार की क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। 2 प्रकार की क्रियाविधि है। फर्स्ट है आयनिक क्रियाविधि, आयनिक क्रियाविधि। दूसरी है मुक्त मूलक क्रियाविधि। आयनिक क्रियाविधि इसीलिए कहा गया है क्योंकि आयनिक क्रियाविधि में अभिक्रिया आयन के द्वारा संपन्न होगी और जबकि मुक्त मूलक में अभिक्रिया मुक्त मूलकों के द्वारा संपन्न होती है। जैसे हमने लिया RX प्लस 2Na, क्या होगा, एक Na इसके साथ जुड़ जाएगा और एक NaX के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये RNa दोबारा से RX के साथ क्रिया करेगा। अब इस समय इसके बंध को तोड़ के दिखाना है। बंध के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे क्योंकि सोडियम होता है वो धनायन के रूप में, क्योंकि ये धातु है तो क्या करेगा, बंध के इलेक्ट्रॉन इस पे गए माइनस और इस पे क्या आ गया प्लस। हम जानते हैं हेलोजन पे क्या आएगा माइनस, तो बंध के इलेक्ट्रॉन इस पे गए माइनस और इस पे क्या आ गया प्लस। R जाके किससे जुड़ेगा, इस R से, क्योंकि इस पे क्या आया माइनस, Na जाके इससे, तो क्या बन गया R NaX। क्या बना लिया हमने, एल्किल बना लिया। हमने यूज क्या किया था, एल्किल हैलाइड, निम्नतर हैलाइड यूज किया है जिसमें एक एल्किल कार्बन एल्किल चेन है, जबकि अब हमने जो उत्पाद बनाया है एल्केन बनाया उसमें 2 एल्किल चेन है, ठीक है। इसके बाद मुक्त मूलक क्रियाविधि को देखें तो मुक्त मूलक क्रियाविधि में क्या होगा, हमने लिया 2RX प्लस 2Na, ठीक है, 2RX लिया 2Na, तो क्या होगा RX, इसको मैंने यहां लिख दिया। बंध तोड़े, समान संबंध, मुक्त मूलक जब बनता है जब समान संबंध विखंडन होता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, क्या आ जाएगा, एक इधर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर। मतलब हमारे पास 2X, ये यहां पर Na मुक्त मूलक लेना है,
X मुक्त मूलक बन गए, 2 R मुक्त मूलक, तो क्या बनेगा, हमने 2 R मुक्त मूलक प्राप्त कर लिए, तो मैंने यहां से मिटा दिया। अब क्या बचा है, Na। ऐसे 2 Na मुक्त मूलक हैं, ये रे, ये इसके साथ बंध बनाएंगे, ये इसके साथ, तो क्या निकल जाएगा 2NaX निकल गया। इसके बाद क्या करेंगे, अब हमने लिए हैं R मुक्त मूलक, 2 R मुक्त मूलक है, ये दोनों मुक्त मूलक आपस में इलेक्ट्रॉन्स का साझा करके क्या बना लेंगे, एल्केन। तो इस अभिक्रिया में मुक्त मूलक के द्वारा, क्रियाविधि में मुक्त मूलक के द्वारा एल्कीन, उच्चतर एल्कीन बने, जबकि इसमें आयनों के द्वारा बने हैं। तो इस प्रकार से ये आयनिक क्रियाविधि और ये मुक्त मूलक क्रियाविधि होती है। वुड्स अभिक्रिया में यदि हम 2 प्रकार के एल्किल हैलाइड, अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइडों का यूज करते हैं, जैसे हमने अभिक्रिया देखी, तो अभिक्रिया में हमने 2 RX यूज किए हैं, 2 RX के साथ हमने 2 Na यूज करे हैं और फिर अभिक्रिया करी है। तो इसमें से अगर हमने ये जो 2 RX लिए इनको भिन्न भिन्न प्रकार का लेते हैं तो हमें भिन्न भिन्न एल्कोहल प्राप्त होते हैं। जैसे अगर मैं एक बार CH3X लूं और CH3X, तो दोनों CH3 जुड़ जाएंगे। अगर मैं CH3X लूं, C2H5X लूं, तो मैथ एथ, इसमें तो एथीन बनेगा, इसमें क्या बन जाएगा, प्रोपेन। तो भिन्न भिन्न प्रकार के एल्केन हमें प्राप्त हो सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे CH3I प्लस 2Na प्लस I CH3I। सुविधा के लिए मैंने इस तरह से लिख दिया, क्या होगा, I 2 Na के साथ 2 I चला गया, CH3 जुड़ गया, तो क्या आएगा, CH3 प्लस 2Na I, क्या बने, एथेन। और एग्जांपल देखते हैं, CH3I प्लस 2Na प्लस I C2H5, इसमें क्या बनेगा, तो क्या उत्पाद बनेगा, 2 Na, 2 I को लेके चला गया, CH3 C2H5 प्लस 2 Na। इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के एल्केन हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद संश्लेषण की दूसरी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। दूसरी संश्लेषण की विधि है कार्बोक्सिलिक अम्लों से। कार्बोक्सिलिक अम्लों में हम 2 प्रकार की विधियों द्वारा संश्लेषण करेंगे। सबसे पहला है विकार्बोक्सिलीकरण, और दूसरा प्रकार है हमारा कॉल्वे विद्युत अपघटनी विधि, कॉल्वे विद्युत अपघटनी विधि या कॉल्वे विद्युत अपघटन। 2 विधि है, विकार्बोक्सिलीकरण और दूसरी है कॉल्वे विद्युत अपघटनी विधि। पहले हम पढ़ते हैं विकार्बोक्सिलीकरण। इस विधि में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडा लाइम द्वारा विकार्बोक्सिलीकरण करेंगे। कैसे, जैसे हम क्या करेंगे, विकार्बोक्सिलीकरण में कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण ले सकते हैं, सोडियम या पोटेशियम लवण। जैसे मैंने क्या किया, C2H5 COONA, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। इसकी अभिक्रिया कराई मैंने सोडा लाइम से, तो सोडा लाइम होता है NaOH CaO, तो CaO की उपस्थिति में NaOH से, तो ये पूरा क्या होगा, सोडा लाइम। हम सोडा लाइम द्वारा विकार्बोक्सिलीकरण करवाएंगे तो यहां से जाएगा COONA और यहां से गया NaO, क्या निकला, Na2CO3, क्या निकलेगा, Na2CO3, और ये हाइड्रोजन जाके किससे जुड़ जाएगा, इससे, तो क्या बना, C2H6 प्लस Na2CO3। तो इस आधार पर हम सोडा लाइम की उपस्थिति में, विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब है CO2 का निष्कासन, विकार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है CO2 का निष्कासन।
तो हम CO2 को निकालेंगे सोडा लाइम की मदद से। CO2 Na2CO3 के रूप में निकलेगा और किसका निर्माण हो जाएगा, एल्केन का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद इसकी क्रियाविधि स्टार्ट करते हैं। इसके बाद क्रियाविधि स्टार्ट करते हैं। क्रियाविधि, इस क्रियाविधि में हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का प्रयोग करना होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडा लवण की अभिक्रिया सोडियम लवण की अभिक्रिया सोडा लाइम से करवाते हैं। सोडा लाइम क्या है, NaOH CaO। तो इसमें जो CaO होता है वो अभिक्रिया नहीं करता है। परिस्थितियों को शुष्क रखने के लिए हमें CaO यूज करना पड़ता है। अभिक्रिया किससे होती है, NaOH से। अब हम क्रियाविधि देखते हैं कि क्रियाविधि में क्या होता है। हम लेते हैं RCOO Na, ये हमने क्या लिया, RCOO Na। सबसे पहले हम इसके बंध को तोड़ेंगे। बंध विषमांश बंध विखंडन से तोड़ेंगे, मतलब एक पर प्लस और एक पर माइनस। बंध के इलेक्ट्रॉन इस पे गए माइनस और ये क्या आ गया प्लस, तो क्या होगा Na प्लस निकलेगा, RCOO माइनस, तो क्या आएगा RCOO माइनस प्लस Na प्लस। ओके, तो हमने क्या निकाल दिया, अभी ये कार्बोक्सिलेट आयन निकल गया। अब हम दोबारा से इसको लेते हैं RCOO माइनस। अब हमें R और C के बीच का बंध तोड़ना है। ये बंध तोड़ो। बंध के इलेक्ट्रॉन हमने R पर पहुंचाए, इस पर माइनस और इस पर क्या आएगा प्लस। ये R माइनस और क्या आएगा प्लस और माइनस आपस में क्या बनाएंगे बंध, तो क्या होगा R माइनस बचा है और ये क्या बचेगा C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो ये क्या है CO2। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको CO2। अभी हमने NaOH का प्रयोग नहीं किया कहीं भी। अब हम NaOH लेते हैं। हमने क्या लिया NaOH। अब हम क्या करेंगे O और H के बीच का बंध तोड़ेंगे। बंध के इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे, ऑक्सीजन पर, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, क्या अलग हुआ NaO माइनस H प्लस। ये H प्लस जाके R माइनस से जुड़ेगा, तो हम क्या करते हैं यहाँ लिख दो NaO माइनस प्लस H प्लस। ये H प्लस आके इस R माइनस से जुड़ जाएगा, R माइनस प्लस H प्लस। जैसे ये R माइनस है, अगर मैं R माइनस की जगह लेती हूँ जैसे CH3, अगर CH3COOH होता तो यहाँ R क्या बनता, CH3 माइनस बनता ना। तो अब क्या होगा CH3 माइनस से H जोड़ दो तो क्या बन जाएगा RH, ये एल्किल समूह, और इसके साथ अब ये क्या बन गया, ये एल्केन प्राप्त हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, हमने एल्केन तो बना दिए, अब हमने Na2CO3 नहीं निकाला, Na प्लस CO2 और NaO माइनस, तो क्या आएगा Na प्लस CO2 प्लस NaO माइनस, क्या हो गया Na2CO3, तो क्या निकल गया Na2CO3। इसके माइनस ने इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, तो क्या बन गया Na2CO3। इस आधार पर हम विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया सोडा लाइम के द्वारा करते हैं और एल्केन प्राप्त करते हैं। इस क्रियाविधि के बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल की दूसरे प्रकार को शुरू करते हैं, जो है कॉल्वे विद्युत अपघटनी विधि। कॉल्वे विद्युत अपघटनी विधि में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम व पोटेशियम लवण लेते हैं और उसके सांद्र विलयन का जल अपघटन करवाया जाता है। जैसे अगर मैंने लिया RCOOK, तो क्या करेंगे हम जल अपघटन करवाएंगे इसके सांद्र विलयन का, तो क्या होगा RR प्लस CO2 प्लस KOH। इस अभिक्रिया में ऐसे 2 R लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो क्या लेंगे, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल की पोटेशियम लवण लेंगे और उसके सांद्र विलयन का क्या करवाएंगे, जल अपघटन करवाएंगे, जिससे हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन प्राप्त होते हैं। अब इस अभिक्रिया को देख के हम ये नहीं पता लगा सकते कि अभिक्रिया कैसे संपन्न हुई है, उसे हम इसकी क्रियाविधि में समझेंगे। तो इसके बाद हम क्रियाविधि देखते हैं। इसकी क्रियाविधि को समझने से पहले मैं इस R की जगह एक एल्किल समूह लेके इस अभिक्रिया को लिखती हूँ।
जैसे यहां लिया CH3COO, तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण का हमने क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। तो क्या बनेगा CH3CH3 प्लस CO2 प्लस KOH और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो ये हो गई अभिक्रिया। अब हम इसकी क्रियाविधि को देखते हैं। क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि में सबसे पहले CH3COOK ये लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लवण। अब हम क्या करेंगे, बंध तोड़ेंगे। बंध तोड़ेंगे जैसे मैंने लिया CH3COOK, यही तो होगा। मैंने बंध तोड़ा, बंध के इलेक्ट्रॉन इस पे गए माइनस और इस पे क्या आ गया प्लस, ये बंध टूट गया। तो क्या बनेगा CH3COO माइनस प्लस K, ये बनेगा। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया एनोड पर होगी और इसकी अभिक्रिया कैथोड पर। वैद्युत अपघटन करवाना है तो देखते हैं, एनोड पर अभिक्रिया करते हैं। देखो ये लो CH3COO माइनस, याद रखना है इस माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन छुपे हुए होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन छुपे हुए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। ठीक है, हमने निकाला एक इलेक्ट्रॉन, तो CH3COO केवल एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब इसमें अब हमने माइनस नहीं लिखा है, हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लिखा है, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहां लिखो CH3COO एक इलेक्ट्रॉन। अब इसको इधर आके देखो, ये देखो CH3COO एक इलेक्ट्रॉन बचा है ना, यही तो बचा है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले बंध को तोड़ेंगे। बंध तोड़ो, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो क्या होगा, ये बंध टूट जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ गया, आ गया। ये दोनों आपस में बंध बना लेंगे, बंध बना लिया, क्या बनेगा CO2। ठीक है, तो क्या बनेगा CH3 एक इलेक्ट्रॉन प्लस CO2 निकल गया। ठीक है, अब हमें ऐसे 2 लेके साथ में क्रिया करनी है। अभिक्रिया में लिखा था 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल के पोटेशियम लवण, ऐसे हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे ही क्या हमने 2 लिए, तो ऐसे 2 CH3 मुक्त मूलकों का निर्माण होगा। तो क्या बनेंगे, CH3 एक मुक्त मूलक प्लस CH3 दूसरा मुक्त मूलक, क्या बन जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यहां तक समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमें इसकी कैथोड की अभिक्रिया करवानी है। कैथोड की अभिक्रिया करवाते हैं। देखो यहां K+ अलग हुआ था, अब इस K+ को पहले हम ये जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है वो देंगे। तो लिखते हैं कैथोड पर, क्या करेंगे, K+ प्लस एक जो इलेक्ट्रॉन था वो दे दिया, क्या बन गया, अभी K बन गया, पोटेशियम रूप में आ गया एक इलेक्ट्रॉन लेके। अब क्या करेंगे, ये पोटेशियम ऐसे 2 K होंगे, ऐसे 2 होंगे, 2 CH3COO माइनस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होंगे, ऐसे 2 मुक्त मूलक बनेंगे जब वो आपस में क्रिया करेंगे। तो ऐसे मैं लिख देती हूँ 2K, 2 इलेक्ट्रॉन लिए 2K। ठीक है, अब ये 2K प्लस 2H2O से क्रिया करेंगे, क्या निकल जाएगा 2KOH प्लस H2S का निष्कासन कर दिया। इस तरह से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। क्रियाविधि के आधार पर कॉल्ब विद्युत अपघटनी विधि को आसानी से समझा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट संश्लेषण विधि है कोरे हाउस विधि, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।